हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने काइनेमैटिक्स के डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज की पढ़ाई एक समान गति और एक समान त्वरण से गति के ऊपर रहेगी, लेकिन वहां पहुंचने के पहले आपसे 1-2 प्रश्न पूछ लेता हूं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। कल्पना करें एक कण x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। कण के वेग एवं समय के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। कण के वेग एवं समय के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। यह ग्राफ कुछ इस प्रकार है। समय सेकंड में है और वेग मीटर प्रति सेकंड में। यह कण के वेग और समय का ग्राफ है। कण सरल रेखा पर गतिशील है। सरल रेखा का नाम सरलता के लिए हमने x अक्ष रखा है। आपको बताना है गति के 8 सेकंड के दौरान कण का विस्थापन क्या है। विस्थापन ज्ञात करें। 0 से 8 सेकंड के बीच में कण का विस्थापन बताएं और साथ में कण के द्वारा तय की गई दूरी भी बताएं। 0 से 8 सेकंड के दौरान कण का विस्थापन और कण के द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न का हल खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए। पिछली क्लास के अंत में हमने 2 महत्वपूर्ण नोट पॉइंट लिखे थे, जिसमें से एक वह नोट है जिस पर आधारित यह प्रश्न है। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। तो हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ, यह ग्राफ है और यह समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ध्यान देना, गणितीय रूप से यह क्षेत्रफल जिसको मैं A1 कह रहा हूं, यह धनात्मक है। यहां पर v धनात्मक है, वेग धनात्मक है, परंतु गणित के हिसाब से यह क्षेत्रफल ऋणात्मक है। यह क्षेत्रफल ऋणात्मक है। तो हमारा विस्थापन क्षेत्रफल A1 माइनस क्षेत्रफल A2 के बराबर होगा। जो विस्थापन है वो क्षेत्रफल A1 माइनस क्षेत्रफल A2 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल की गणना वैसे ही करेंगे जैसे आप छोटे क्लासेस में गणित के कोर्स में किया करते थे। आप इसे एक आयत और एक त्रिभुज में बांटकर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या आप में से कईयों को दिखता होगा कि ये एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? आधा गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समानांतर हों, इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब दोनों समानांतर
भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो कि 10 है, ये 10। तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग। देखिए इस भुजा की लंबाई 4 है और इस भुजा की लंबाई 6 है, तो 4 जोड़ 6 या माइनस क्षेत्रफल A2, यह नीचे वाला क्षेत्रफल, यह एक त्रिभुज है, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए आधा गुना आधार 2 है और ऊंचाई 10 है। ये गणना करने से हमें प्राप्त होता है, ये 6 4 10 10 10 10 गुना 10 100 बटा 2 50 माइनस 10 40 मीटर। जी हाँ, कण का विस्थापन 40 मीटर है। अब अगर भौतिक रूप से इसको समझना चाहें कि ये क्षेत्रफल हमने क्यों घटा दिया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बड़ा सरल है। 0 से 6 सेकंड तक की अवधि में कण का वेग धनात्मक था। कण का वेग धनात्मक था, इसका अर्थ होता है कण धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील था। प्रथम 6 सेकंड कण धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चला है। 6 सेकंड से 8 सेकंड के दौरान कण का वेग ऋणात्मक हो गया, ये -10 तक चला गया। ऋणात्मक वेग होने का अर्थ कि 6 सेकंड के पश्चात कण ने यू टर्न लिया और ये वापस चलने लगा विपरीत दिशा में, है कि नहीं? कण विपरीत दिशा में चलने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कण 6 से 8 सेकंड के दौरान विपरीत दिशा में चलता हुआ यहां आ गया, तो 8 सेकंड के अंत पर कण यहां है, प्रारंभ में कण यहां था। विस्थापन हम किसे कहेंगे? विस्थापन निश्चित रूप से यह सदिश है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला सदिश विस्थापन होता है। तो विस्थापन जानने के लिए इस दूरी में से ये दूरी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, घटानी है। तो जैसे ही वेग ऋणात्मक हुआ मतलब कण ने यू टर्न ले लिया, वो वापस जा रहा है, तो विस्थापन घटने लगा। इस वजह से हम इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे और हमें विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। यदि दूरी ज्ञात करनी है, जो कि इस प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा गया है, तो हम दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, दूरी कण के द्वारा तय की गई दूरी अगर जाननी है, ये 50 मीटर सामने गया और 10 मीटर लौट गया, 50 मीटर फॉरवर्ड और 10 मीटर बैकवर्ड, तो तय की गई दूरी तो 50 धन 10 60 होगी। तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल A1 का मान हम दोबारा नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो 50 हमने निकाला हुआ है, और क्षेत्रफल A2 का मान 10 निकाला हुआ है। ये सब्ट्रैक्ट करके 40 मीटर उत्तर देंगे। सॉरी, क्षमा चाहता हूं मैं, दूरी निकाल रहे हैं हम, और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जोड़ना है ना। 60 मीटर दूरी, समझ गए आप? ये 50 मीटर सामने जाना, 10 मीटर वापस लौट के आना, तय की गई दूरी 60 मीटर। विस्थापन 40 मीटर, ये 50 आगे गए, 10 लौट गए, तो यहां से यहां की जो लंबाई है ये तो 40 ही मीटर है। तो जब दूरी निकालनी हो, वेग समय ग्राफ दिया है, इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं। विस्थापन ज्ञात करना हो तो इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। आइए आज हम पढ़ेंगे एक समान गति के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति सरल भाषा में कहा जाए तो नियत वेग से गति है। कोई भी कण जब नियत वेग से गति करता है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ध्यान देना, मैंने चाल नहीं लिखा, मैंने वेग लिखा है। तो जब वेग नियत है, इसका अर्थ यह हुआ कि न तो चाल बदलती है और न ही वेग की दिशा बदलती है। एक कण एक निश्चित दिशा में
लगातार चला जा रहा है एक नियत चाल से। यदि उसकी दिशा बदल गई, जैसे पिछले प्रश्न में ऐसे जाते जाते वापस मुड़ गया, तो वेग तो बदल गया। वेग एक सदिश राशि है। जब मैं कह रहा हूं वेग नियत है तो दिशा नहीं बदली, वो एक ही दिशा में चला जा रहा है। वेग नहीं बदला मतलब वेग का परिमाण भी नहीं बदला। अगर वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो नाक की सीध में 10 मीटर प्रति सेकंड से ही चलता जा रहा है, कहीं भी दिशा नहीं बदली, ना कहीं चाल बदली। ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। और ऐसी गति में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक ही तो समीकरण होता है, विस्थापन x। विस्थापन को यदि मैं x लिखूं तो वेग गुना समय। विस्थापन का मान होता है वेग गुना समय। एक समान गति, कण की एक समान गति में समीकरण विस्थापन बराबर वेग गुना समय। नियत वेग से गति हो रही, प्रति सेकंड 10 मीटर, तो 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? 10 गुना 10। 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? 10 गुना 5, 50 मीटर। ऐसे गति में विस्थापन एवं समय का ग्राफ एक सरल रेखा ही होती है। इस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगी। क्यों? ये रेखीय समीकरण है। y अक्ष पे x है, ऐसा है y इज इक्वल टू ये राशि m और ये राशि x, एक सरल रेखा का समीकरण है। तो जब नियत वेग से गति हो रही हो, एक समान गति हो रही हो, कण बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय करता हो, वेग 10 मीटर प्रति सेकंड नियत है, तो हर 1 सेकंड की अवधि में वो 10 ही मीटर जाएगा, है कि नहीं? तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहा है कण, ऐसी गति कर रहा है। तो वेग, विस्थापन और समय का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगी, कुछ इस प्रकार की। और इस सरल रेखा की जो ढाल है, ये क्या बताएगा? सरल रेखा की ढाल वेग को बताएगा। ये तो यूनिवर्सल बात है, हम कई बार कह चुके हैं कि विस्थापन विरुद्ध समय ग्राफ अगर दिया है, विस्थापन और समय का ग्राफ दिया है, तो उस ग्राफ की ढाल प्रवणता से हमें वेग प्राप्त होता है। वेग v dx/dt होता है। x में परिवर्तन की दर और x में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर tan थीटा होती है। तो एक समान गति में xt ग्राफ की ढाल नियत रहेगी, वेग नियत है, अर्थात xt ग्राफ एक सरल रेखा है, उसकी ढाल वेग होती है। एकदम बेहद सरल सा प्रश्न यदि मैं पूछूं, दो कणों के वेग और समय के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा दर्शाया गया। दो कणों के वेग और समय का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया गया है। यह कोण 30 डिग्री है और यह कोण 60 डिग्री है। आपको बताना है कि दोनों कणों के वेग का अनुपात क्या है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न, जल्दी बताइए। दोनों कणों के वेग का अनुपात क्या है? कण 1 और कण 2 के वेग का अनुपात क्या है? वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए। आसान है। कण 1 का वेग tan 60 डिग्री है। इस ग्राफ की ढाल ही कण का वेग है, tan 60 डिग्री। और कण 2 का वेग tan 30 डिग्री है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो ये कैलकुलेट करने से 3 आ गया। दोनों कणों के वेग का अनुपात 3 है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न था भाई। ठीक है, आइए
एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति, एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति। एक सरल रेखा पर एक कण नियत त्वरण से गति कर रहा है। इस परिस्थिति को समझते हैं। बोलचाल में आसानी के लिए मान लेते हैं कण x अक्ष पर गति कर रहा है। सरलता के लिए मान लेते हैं कि जब समय शून्य था तो कण का प्रारंभिक वेग u था एवं कण मूल बिंदु पर था। कण जहां कहीं भी था, जब मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, जब घड़ी ऑन की, कण जिस स्थिति में था उस स्थिति को मूल बिंदु मान लिया, x इज इक्वल टू 0 मान लिया। तो समय शून्य पर कण x इज इक्वल टू 0 पर था और मान लिया उस समय कण का वेग u था, प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग, अर्थात समय शून्य पर कण का वेग u क्या है? प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी अर्थात टाइम 0 पर वेलोसिटी। अब मान लो प्रश्न में लिखा है कि यह कण एक नियत त्वरण से गति कर रहा है। यह दिया हुआ है कि कण का त्वरण नियत है, कण का त्वरण नियत है, वेग नियत नहीं है। वेग नियत होने से क्या होता है? एक समान गति। यहां पर वेग नियत नहीं है, त्वरण नियत है। तो जो त्वरण है वो नियत है, कांस्टेंट है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग तो परिवर्तित हो ही रही है अगर त्वरण है तो। त्वरण है तो वेग बदल रही है, वेग में परिवर्तन की दर नियत है। अब कुछ समय के पश्चात समय t पर यह कण यहां पहुंच गया। समय t पर मान लो यह कण यहां पहुंच गया। समय t पर यह कण यहां पहुंच गया। अब समय t पर कण का वेग क्या है? पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है कि समय t पर कण का वेग क्या है। यह कैसा प्रश्न है, मन में ठीक से समझें। सिर्फ सूत्र याद करने से नहीं होता, कौन सा सूत्र किस चीज के लिए है यह जरूर समझना होता है। एक कण नियत त्वरण से गति कर रहा है, समय शून्य पर उसका वेग u है जिसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। समय t पर कण का वेग क्या होगा? समय t पर कण का वेग क्या होगा? यह पहला प्रश्न है जो मेरे मन में आया। समय t पर कण का वेग, एकदम सरल तरीके से सोचते हैं। त्वरण a है, मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रति सेकंड वेग में 2 इकाई का परिवर्तन होता है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर है। अगर त्वरण है 2, इसका अर्थ हुआ प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन होगा 2। तो 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन क्या होगा? 2 गुना 5। 10 सेकंड में वेग में परिवर्तन क्या होगा? 2 गुना 10। प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन a हो रहा है, a त्वरण है। तो t सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना होगा? आंसर है a इंटू टी। यार इसके लिए बहुत मैथमेटिक्स करने की कहां जरूरत है, कॉमन सेंस से सोचो ना। कहा जा रहा है कि नियत दर से वेग बदल रहा है, प्रति सेकंड जो वेग में परिवर्तन है वो a है। तो t सेकंड में वेग में परिवर्तन क्या होगा? a इंटू टी। तो t सेकंड के पश्चात यदि मैं वेग को v लिखूं तो ये किसके बराबर होगा? शुरुआत में प्रारंभ में वेग था u और t सेकंड में वेग में परिवर्तन हुआ at। कॉमन सेंस। प्रति सेकंड परिवर्तन वेग में a है, a त्वरण है जो बताता है कि प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन कितना, और a नियत राशि है। तो t सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हो? गुना t। प्रारंभिक वेग कितना है? u। तो अब नया वेग क्या हुआ? u प्लस at। प्रारंभिक वेग प्लस at। ये ऐसी बात हो गई ना, जैसे मान लो कि किसी मजदूर की तनख्वाह 500 रुपए और प्रति वर्ष उसकी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ती है, नियत दर से बढ़ती है 100 रुपए। तो 6 वर्ष पश्चात उसकी तनख्वाह क्या होगी? तो ये 500 रुपया आरंभिक तनख्वाह जोड़ 6 गुना 100,
ये तनख्वाह परिवर्तन की दर है, प्रति वर्ष 100 रुपया, तो 6 वर्ष में 6 गुना 100। तो यहां पे वेग परिवर्तन की दर a है, जैसे यहां 100 है वैसे a है, प्रति सेकंड a परिवर्तन होता है वेग में। 6 वर्ष, यहां समय है t समय में परिवर्तन, a गुना t। v माइनस यू क्या है? वेग में परिवर्तन, वो किसके बराबर है? a गुना t के बराबर, isn't it? तो बहुत ही सरल है, समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये एक ऐसा सूत्र है जो आप 9वीं या 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी है इसको समझाने के लिए। ये ध्यान रखना है कि इस समीकरण में भी, यू, ए तीनों सदिश राशियां हैं। ए, यू और भी तीनों ही सदिश राशियां हैं, तीनों में दिशा निहित है, और दिशा बोध के लिए हम धन और ऋण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यदि यू धनात्मक है, मतलब प्रारंभिक वेग की दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, त्वरण ऋणात्मक है, अर्थात त्वरण की दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। इस प्रकार से हम दिशाओं को व्यक्त करते हैं सरल रेखीय गति में। आइए, समय t पर, समय t में कण का विस्थापन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम t सेकेंड में, समय t में कण का विस्थापन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रश्न है? फिर से देखिए, t0 पर कण का वेग 0 है, कण शून्य वेग से t0 पर कण का वेग u है, कण नियत त्वरण a से चल रहा है, t सेकेंड पश्चात उसका विस्थापन x है। x का मान क्या है, कैसे ज्ञात करें? इसे हम गणित कैलकुलस का प्रयोग करके, समाकलन का उपयोग करके कर सकते हैं, या ग्राफीय विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको समाकलन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि यह समझने से आगे भी दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हल करने में हमें मदद मिलेगी। कण का वेग नियत नहीं है। यदि वेग नियत होता तो वेग गुना समय, यही विस्थापन होता, परंतु वेग समय के साथ बदल रहा है। जब वेग समय के साथ बदल रहा है तो विस्थापन कैसे ज्ञात करना है, यह हमने आपको पहले बताया हुआ है जब हम भौतिकी में गणित का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, परंतु ठीक है, उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ध्यान दीजिए, वेग नियत होता तो वेग गुना समय, यही विस्थापन होता, परंतु वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इस बात की अहमियत है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वेग गुना समय। कौन सा वेग लें? इस वक्त वेग अलग है, यहाँ वेग अलग है, यहाँ वेग अलग है, यहाँ वेग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ हर वक्त वेग बदल रहा है। कौन सा वेग लिखूं मैं? कोई एक वेग तो है नहीं, वेग तो हर समय पे बदल रहा है। इस प्रश्न का हल करने के लिए यदि आप किसी गणितज्ञ से बात करेंगे तो वह कहेगा कि वेग की परिभाषा होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो हम v की जगह पे लिख सकते हैं, v के स्थान पे लिख सकते हैं dx/dt। ऐसा गणित वाला आदमी आपसे कहेगा, v के स्थान पे लिखिए dx/dt। अब इस समीकरण को दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा सोच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोलने में। dt से दोनों तरफ गुणा करें तो ये बन जाएगा u dt प्लस at dt। यहां dt से गुणा किया, यहां भी dt, यहां भी dt। अब दोनों तरफ समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें। u एक नियत राशि है, एक दी हुई नियत राशि है। समय शून्य पर कण का वेग 10 था या 12 था, कुछ भी था, नियत नंबर एक है, संख्या है, उसको आप समाकलन के बाहर रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार a एक नियत राशि है। प्रश्न में कहा गया है कि त्वरण नियत है, ऐसा। अब हम समाकलन के लिमिट, सीमाओं को भी
लिख देते हैं। यहां पर जो चर राशि है वो समय है। जब समय का मान शून्य है, समय शून्य है, तो विस्थापन शून्य था। जब समय का मान बढ़ता बढ़ता t हो गया तो मान लिया विस्थापन x हो गया। ये लिमिट हम कैसे लिख रहे हैं? यहां समय चर राशि है, समय बदल रही राशि है, वेरिएबल है। समय शून्य से t तक बदला तो कण का विस्थापन शून्य से x तक बदला। अब ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन करके x आएगा, यहाँ t आएगा और यहाँ हाफ AT² आएगा। आप खुद करके देखिए। t dt का इंटीग्रेशन, t की घात 1 है, घात को एक और बढ़ा देंगे तो t² और जो घात में आया वही नीचे 2, हाफ AT²। dt मतलब 1 इंटू dt, उसका इंटीग्रेशन t होता है। dx मतलब 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन भी 1 होता है। तो यह समीकरण हमें प्राप्त हुआ। यह समीकरण फिर से समझ लें क्या बता रहा है। एक कण नियत त्वरण से गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग u है, t समय में उसका कुल विस्थापन ut प्लस हाफ AT² होता है। यह समीकरण तभी उपयोगी होगा जब कण नियत त्वरण से गति कर रहा है। यहां पर भी x, u और a सदिश राशियां हैं जिनके दिशा का निर्धारण धन और ऋण चिन्ह के उपयोग से होता है। यही डेरिवेशन, यही व्युत्पत्ति हम ग्राफीय विधि से भी कर सकते हैं। VT ग्राफ बनाकर ग्राफ का क्षेत्रफल प्राप्त करें तो भी यह समीकरण प्राप्त किया जा सकता है, पर वो आपने छोटे क्लासेस में निश्चित रूप से पढ़ा होता है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इन समीकरणों के उपयोग पे हम थोड़े समय में प्रश्न करेंगे, पर ध्यान ये रखना है u, a और x सभी सदिश राशियां, बेहद महत्वपूर्ण। x विस्थापित होने पर कण की चाल। देखिए यह तीसरा महत्वपूर्ण समीकरण, कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, समय शून्य पर उसका वेग u है और वो नियत त्वरण से चल रहा है। t समय के पश्चात कितनी दूर गया ये हमने कैलकुलेट कर लिया। t समय के पश्चात उसका वेग क्या है ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन प्रश्न पूछने वाले ने मान लो पूछा तुमसे, समय का जिक्र नहीं किया और यह पूछा कि कण का विस्थापन जब x है उस समय उसकी चाल क्या है। जब कण का विस्थापन x है उस समय कण की चाल क्या है। जब कण का विस्थापन x है उस समय कण की चाल क्या है। समय का जिक्र नहीं है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का हल हम अभी अपने द्वारा प्राप्त किए गए दो समीकरणों के उपयोग से कर सकते हैं। ये जो पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यहां से समय का मान निकालकर यदि आप इस दूसरे समीकरण में रख दें, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले वाले समीकरण से समय का मान प्राप्त करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाए और थोड़ा हल किया जाए तो हम प्राप्त कर सकते हैं तीसरा समीकरण जो सीधे बताता है कि x विस्थापन होने पर कण की चाल क्या है। तो मैं यहां डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख दे रहा हूं, आप आसानी से कर सकते हैं, घर में खुद ही कीजिए। पहले समीकरण से t का मान निकाल के दूसरे में रखना है। दोनों समीकरणों से t को हटाने पर अर्थात एलिमिनेट करने पर हमें यह प्राप्त होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax।
यह समीकरण क्या बता रहा है? इसमें समय का कोई उल्लेख नहीं है। यह बता रहा है कि जब कण का विस्थापन x हुआ तो उसकी चाल क्या है, v क्या है। यदि प्रारंभिक चाल u थी, विस्थापन x के पश्चात उसकी चाल क्या है। यह जानने के लिए हम यह करेंगे कि पहले समीकरण से t का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। उसका सरलीकरण करने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। आप में से जिन विद्यार्थियों को रुचि हो उनके लिए मैं बल्कि इस समीकरण के व्युत्पत्ति का एक विभिन्न तरीका, एक अलग तरीका बताता हूं, ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं। उस तरीके को मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें से टी निकाल के दूसरे में रखना आप खुद कर सकते हैं। यह ऑल्टरनेट मेथड महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दीजिएगा, यह समझना जरूरी है। बेटा त्वरण की परिभाषा क्या है? dv by dt, ठीक है। इसको गणितज्ञ कई बार ऐसे भी लिखते हैं, dv by dx इंटू dx by dt। इसको गणितज्ञ चेन रूल कहते हैं, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का चेन रूल है ये। पर हम उतना नाम पे ना जाएं, बहुत जटिल समझ हो हमारी, ऐसा भी जरूरी नहीं। एकदम सिंपल तरीके से देखें, dv by dt को हम ऐसा लिख सकते हैं, dv by dx इंटू dx by dt। ये एक तरह से ऐसे समझा जा सकता है कि हमने dx से ऊपर भी गुना किया और नीचे भी। dx x में एक अत्यंत छोटा सूक्ष्म परिवर्तन है, ये dx dx कैंसिल होके dv by dt है। तो dv by dt को हम लिख सकते हैं dv by dx गुना dx by dt। ऐसा लिखने के पश्चात अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि यह दो अवकलनों का गुणन है, यह दो डिफरेंशियल का गुणन है। dx by dt क्या होता है? वेग। इस dx by dt को अगर मैं वेग लिख दूं v, तो यह हो जाएगा v गुना dv by dx। तो त्वरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे आया देखो, बड़ा सरल, ऊपर नीचे dx लगाया, dx by dt वेग होता है, इसलिए v इंटू dv by dx। तो एक तरह से हमने इस स्टेप में टाइम को एलिमिनेट कर दिया। जो चर राशि समय थी t, उसको भगा दिया अपने समीकरण से। अब यहां टाइम नहीं है, यह त्वरण की परिभाषा है। अब इसको याद रखना है कि त्वरण को हम v dv by dx भी लिखते हैं, और यहां से यदि हम शुरू करें तो हमारा यह तीसरा समीकरण ऐसे प्राप्त हो सकता है। v dv by dx त्वरण है और प्रश्न के मुताबिक यह नियत राशि है, यह एक नियत राशि है, a नियत राशि है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कण नियत त्वरण से गति कर रहा है। हमने त्वरण को लिखा v dv by dx। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ dx से गुना किया। मैंने आपको यह पढ़ाया कि त्वरण dv by dt होता है वेग परिवर्तन की दर, सच बात। पर त्वरण को ही थोड़ा सा गणित करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो त्वरण a को मैंने लिखा v dv by dx, दोनों तरफ dx से गुना किया, यह ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। a नियत राशि है, उसको समाकलन के बाहर रख सकते हैं। a तो एक संख्या है, 2 4 8 9 ऐसा कोई। जब x का मान 0 था तो कण का वेग 0 नहीं u था, लिखा है ना, प्रारंभ में कण का वेग u था, और जब विस्थापन x हो गया तो कण का वेग v हो गया, ऐसा मान लो। तो अब ये जो समाकलन है ये कितना आया बताइए आप? v dv x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यहां v की घात 1 है, घात 1 बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर, और जो घात में लिखा वही नीचे, 0 से u से v और दूसरी तरफ a गुना x, dx का समाकलन x। आप चाहें तो ये सीमाएं लिख दें,
अब v की जगह v लिखेंगे, v² माइनस, अब v की जगह u लिखेंगे। ऐसे ही करते हैं ना अवकलन, v की जगह v लिखा, फिर v की जगह u लिखा। x की जगह x लिखा, x की जगह 0 लिखा। तो ये बन गया v² माइनस u² बराबर 2ax, अर्थात v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। ये समीकरण बिना समय का इस्तेमाल किए हमें सीधे चाल लिखना बताता है जब कण का विस्थापन x है। तो ये 3 महत्वपूर्ण समीकरण, इनका उपयोग करके प्रश्नों को हल करने हमें आना ही चाहिए। इनके उपयोग पर प्रायः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए इन समीकरणों के उपयोग के ऊपर हम कुछ प्रश्न करते हैं। कल्पना करो कि यह कार इस सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर गतिशील है। ये एक कार है जो सरल रेखा पर गतिशील है। कार का प्रारंभिक वेग कार का प्रारंभिक वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ब्रेक ने कार में एक मंदन उत्पन्न किया। मान लो मंदन का मान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कार कितनी दूरी तय करके रुक जाएगी? देखिए, एक नया शब्द लिखा हमने, मंदन। मंदन अर्थात एक ऐसा त्वरण जो गति के विपरीत दिशा में हो। मंदन अर्थात एक ऐसा त्वरण जो वेग को, चाल को कम करता हो। कार की गति इधर है, ब्रेक लगने से जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो इस दिशा में है, गति के विपरीत दिशा में त्वरण है। प्रश्न में कहा गया है कि का मान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंदन अर्थात एक ऐसा त्वरण जो वेग के विपरीत दिशा में है। हमेशा ध्यान रखना, जो चाल को कम करने का प्रयास कर रहा है। त्वरण यदि इधर हो, वेग की दिशा में हो, तो वो गति को बढ़ाएगा, चाल को बढ़ाएगा। परंतु यदि त्वरण वेग के विपरीत हो तो वेग को अर्थात चाल को कम करेगा। ऐसे त्वरण को हम मंदन कहते हैं। पूछा गया है, सभी जानते हैं कि ब्रेक लगाने से गाड़ी तो रुकती है, तो कहीं ना कहीं जाकर ये गाड़ी तो रुकेगी, पक्की बात है। कितनी दूर चलने के पश्चात ये गाड़ी रुक जाएगी? कितना विस्थापन होने पर वेग शून्य हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, भौतिकी के प्रश्न अक्सर हम हल नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रश्नों को भौतिकी की भाषा में बोल नहीं पाते। यह भौतिकी की भाषा नहीं है। कितनी दूर तय करके गाड़ी रुक जाएगी, तो कितनी दूर तय करके गाड़ी रुक जाएगी तो कुछ मिलेगा नहीं। हमें बोलना पड़ेगा गाड़ी रुक जाएगी, अच्छा, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। ये भौतिकी की भाषा है। वेग शून्य हो जाएगा। यहाँ वेग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, गाड़ी रुक जाएगी। हमें बोलना पड़ेगा वेग शून्य हो जाएगा। पूछा गया है कितने विस्थापन के बाद वेग शून्य हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कितने विस्थापन के बाद वेग शून्य हो जाएगा। और जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि समय का कोई जिक्र नहीं है, तो हम सीधा तीसरे समीकरण का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसे
ये है हमारा तीसरा समीकरण। भी यू ए एक्स सभी सदिश राशियां हैं, इनकी दिशाएं धन और ऋण चिन्ह से व्यक्त होती हैं। इस बात को तो कभी भूलना ही नहीं है जी। क्या पूछना है इस समीकरण से? क्या पूछना है? पूछना है कि भाई गाड़ी की प्रारंभिक वेग का मान 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिख दूं, कितना होगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। मैंने पिछली क्लास में याद कराया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल के बराबर है। तो प्रारंभिक चाल जो है वो 15 है। हमें इस समीकरण से पूछना है कि भाई कितना विस्थापन होने पर वेग शून्य हो जाएगा। तो अंतिम वेग का मान शून्य हो जाएगा विस्थापन कितना होने के बाद, यह प्रश्न में पूछा गया है। अर्थात x का मान पूछा जा रहा है, x का मान कितना होने पर v का मान शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 15 है, हमने लिखा 2, a की जगह पे लिखेंगे -3। ये ध्यान दीजिए, ये जो मंदन है ये हमारा धनात्मक x अक्ष की दिशा के विपरीत दिशा में है। जो मंदन सदिश है, जो त्वरण है, वो ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, इसलिए मैंने ऋणात्मक लिखा। प्रारंभिक वेग +15 है क्योंकि वो धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। त्वरण ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है, अर्थात त्वरण की दिशा बताने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, -3। अगर मैं +3 लिखूंगा तो समीकरण यह समझ जाएगा कि त्वरण इधर ही है, एक्सेलरेटर दबाया गया है जबकि ब्रेक दबाया गया है हकीकत में, -3। और x का मान यहां से मुझे पूछना है। तो ये हल करने पर 15 × 15 बटा 2 × 3 6, 225 बटा 6 या 15 × 5 75 बटा 2, शायद 37.5 मीटर। देख लीजिए एक बार खुद से। होगा तो 37.5 मीटर का विस्थापन होने के पश्चात गाड़ी रुक जाएगी। इस प्रश्न को हम इस समीकरण का उपयोग न करके पहले 2 समीकरण के उपयोग से भी हल कर सकते हैं। समीकरण संख्या 1 से हम यह पूछें कि कितने समय में गाड़ी रुक जाएगी, v = u + at, समय मिल गया। उतने समय में गाड़ी कितनी दूर गई, कितना विस्थापन हुआ, x = ut + ½ at² से उत्तर मिल जाएगा। यह काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, पहले 2 समीकरणों का उपयोग करके भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए बताइए। एक कण संख्या 1 x अक्ष की दिशा में गतिशील है। प्रारंभिक वेग इसका 0 है और इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग 0 है और इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, एक कण का प्रारंभिक वेग 0 है और इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। टाइम 0 पर कण x = 0 पर था। एक दूसरा कण है, वह भी x अक्ष के समानांतर बिल्कुल पास में ही चल रहा है, इसी अक्ष पर चल रहा है, पर दोनों को अलग अलग दिखा दिया मैंने। दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, दूसरा कण बस यहीं पे चल रहा है इसके साथ साथ। ऐसा ड्राइंग साफ बने, चित्र साफ बने, इसलिए थोड़ा दूर बनाया। एक दूसरा कण है, कण संख्या 2, वो भी मूल बिंदु पे है और वो नियत वेग से चल रहा है। ध्यान देंगे, यह कण नियत वेग u0 से चल रहा है। मान लीजिए 8 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। ये नियत है, इसमें कोई त्वरण नहीं है। नियत वेग अर्थात कोई त्वरण नहीं। जो दूसरा कण है वो नियत वेग से गति कर रहा है, पहला कण नियत त्वरण से गति कर रहा है। पहले कण का आरंभिक वेग 0 है और दूसरे कण का जो वेग है वो तो नियत है, शुरू से लेकर अंत तक 8 मीटर प्रति सेकंड है।
ठीक है, मान लीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने समय के पश्चात कण 1 कण 2 को पकड़ लेगा? कितने समय के पश्चात मतलब कितने समय के पश्चात, अगर आप पहले ध्यान से देखें आपको लगेगा कि दोनों एक साथ हैं, पकड़ेगा क्यों? एक्चुअल में प्रारंभ में कण 2 का वेग बहुत है 8, कण 1 का वेग तो 0 है, धीरे धीरे बढ़ेगा, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसा बढ़ेगा, लेकिन कण 2 का वेग तो 8 है, तो काफी दूर जा चुका है, प्रति सेकंड 8 मीटर जा रहा है वो। अभी कण 1 का वेग 0 है, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, जब तक तो ये कितनी दूर चला गया। तो निश्चित रूप से कण 2 कण 1 से आगे निकल चुका है, एकदम सरल बुद्धि से समझा जा सकता है। परंतु कण 1 का वेग लगातार बढ़ रहा है, कण 2 नियत चाल 8 से चल रहा है, पर कण 1 का वेग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब कण 1 का वेग 8 9 10 11 12 15 हो जाएगा, तो कण 1 थोड़े समय के पश्चात 2 से फास्ट हो जाएगा। 2 बहुत आगे निकल गया है, लेकिन कण 1 पीछे से लगातार बढ़ते हुए वेग के साथ आ रहा है, तो एक समय आएगा जब कण 1 का वेग 2 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, 10 11 12 13 14 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से कण 1 आगे जाके 2 को पकड़ लेगा। यही पूछा गया है कितने समय के पश्चात कण 1 कण 2 को पकड़ पाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, सभी लोग इस प्रश्न का हल सोचिए। फिर से इसको भौतिकी की भाषा में कहना होगा। पकड़ पाएगा बोलने से तो नहीं बनेगा सवाल, हमें यह कहना होगा कि कितने समय के बाद दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, दोनों का विस्थापन सेम होगा। एक समय ऐसा होगा जब दोनों का विस्थापन एक ही है। ठीक है, ये शुरू में बहुत फास्ट चला, ये आगे निकल गया, ये बेचारा पिछड़ गया है, लेकिन इसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेग इसके वेग से ज़्यादा होने लगा, क्योंकि वहाँ त्वरण है, तब फिर ये फास्ट चलेगा और हो सकता है कि दोनों एक साथ यहाँ हों। इसके बाद ऑफ कोर्स कण 1 आगे निकल जाएगा, उसका वेग बहुत है। तो एक समय t के पश्चात दोनों के x निर्देशांक समान होंगे, दोनों का विस्थापन समान होगा। तो अगर हम प्रश्न को ऐसे बोलें कि कितने समय के बाद दोनों का विस्थापन समान होगा, तो प्रश्न भौतिकी की भाषा में बन गया, अब हल हो सकता है। पूछा यह गया है कि कितने समय के बाद दोनों का विस्थापन एक होगा, समान होगा, दोनों का विस्थापन एक समान होगा। समय t पे माना कि दोनों का विस्थापन समान है, माना समय t पर दोनों का विस्थापन समान है, माना समय t पर x1 बराबर x2 है, ये मान लिया हमने, मान लिया समय t पर x1 बराबर x2 है। x1 कितना है बेटा? t समय के पश्चात x1 कितना है बताइए? t समय के पश्चात x1 कितना है बताइए? नहीं बता रहे आप लोग। पहले कण की गति नियत त्वरण से गति है, x = ut + ½ at²। ये प्रारंभिक वेग u 0 है, तो u 0 है प्लस ½ at²। तो t सेकंड के पश्चात पहला कण का विस्थापन क्या होगा? x = ut + ½ at² से ज्ञात होगा। और t समय के पश्चात दूसरे कण का विस्थापन क्या होगा? t समय के पश्चात दूसरे कण का विस्थापन क्या होगा? उसके लिए यह समीकरण नहीं लगेगा। ये दूसरा कण नियत वेग से गति कर रहा है भाई, उसका विस्थापन v × t होता है, 8 की नियत चाल है उसकी, तो t सेकंड में विस्थापन क्या होगा? 8 × t। जिस समय यह और यह बराबर होंगे उस समय पहला कण दूसरे कण को पकड़ चुका होगा, माने उसके पास आ चुका होगा, उसके बाद आगे निकल जाएगा। तो यह एक समीकरण है
टी स्क्वायर बराबर 80, एक एक टी हटा दिया तो टी बराबर 8 सेकेंड। उत्तर प्राप्त हुआ 8 सेकेंड के बाद पहला कण दूसरे कण को पकड़ चुका होगा, मतलब दोनों कण एक ही स्थिति पे होंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यदि मैं आपसे यह कहूं कि दोनों कणों की गति को दर्शाने के लिए यह ग्राफ बनाएं। पिछले प्रश्न में दोनों कणों का वेग समय ग्राफ बनाएं। दोनों कणों का वेग समय ग्राफ बनाएं। इसी प्रश्न में दोनों कणों का वेग और समय का ग्राफ बनाएं। वीडियो पॉज करें। ये V2 है। कण संख्या 2 का वेग 8 पर नियत है। समय 0, 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी समय कण का वेग 8 है, नियत वेग। दूसरा कण वह नियत त्वरण से गति कर रहा है। जब नियत त्वरण से गति हो, लिख लो, जब नियत त्वरण से गति हो तो VT ग्राफ हमेशा सरल रेखा हो। जब नियत त्वरण से गति हो तो वेग समय ग्राफ सरल रेखा ही होगी। यह वेग समय का सरल रेखीय फलन है। टी स्क्वायर तो है नहीं, लीनियर इक्वेशन है। जब भी नियत त्वरण से गति होगी तो VT ग्राफ एक सरल रेखा ही होगी। उस सरल रेखा की जो ढाल है वो त्वरण होगी। VT ग्राफ की ढाल त्वरण है। VT ग्राफ की ढाल मतलब dV/dt वो त्वरण है। तो प्रारंभिक वेग 0 और उसके बाद वेग का लगातार बढ़ता जाना नियत त्वरण से, यह दूसरे कण के वेग का ग्राफ है। दूसरे कण का वेग टाइम 0 पे 0, 1 सेकंड के बाद 2, 2 सेकंड के बाद 4, 3 सेकंड के बाद 6, 8 सेकंड के बाद 16 हो गया। वो हर सेकंड में 2 बढ़ जाता है, त्वरण 2 है। तो ये दूसरे कण का वेग समय ग्राफ है। आप लिख लें, मैं फिर बोल रहा हूं, लिख लें। नियत त्वरण से गति में वेग समय ग्राफ सरल रेखा होती है। नियत त्वरण से गति में वेग समय ग्राफ सरल रेखा होती है। इस ग्राफ की ढाल त्वरण होता है। ये तो पहले भी बोल चुके हम कई बार। पिछले प्रश्न में दोनों कणों का विस्थापन समय ग्राफ बनाएं। दोनों कणों का विस्थापन समय ग्राफ बनाएं। वीडियो पॉज करें, प्रश्न हल करें। दोनों कणों के लिए विस्थापन समय ग्राफ बनाएं। लिखिए, जो बोल रहा हूं लिखिए। नियत वेग से गति में ये मैं क्षमा चाहूंगा, ये V2 नहीं V1 है। हाँ, लिखिए। नियत वेग से गति में xt ग्राफ एक सरल रेखा होती है। नियत वेग से गति में xt ग्राफ सरल रेखा होती है। उसी के नीचे लिखिए, उसी के नीचे लिखिए। नियत त्वरण से गति में xt ग्राफ एक परवलय होती है। नियत त्वरण से गति में xt ग्राफ एक परवलय होता है, पैराबोला जी। तो जो पहला कण था वो कैसे गति कर रहा है? मैं खुद भूल गया कि पहला कण कर क्या रहा था।
पहला कण नियत त्वरण से गति कर रहा है। आइए, पहला कण नियत त्वरण से गति कर रहा है, नियत त्वरण से गति कर रहा है पहला कण, तो उसका जो विस्थापन है उसका समीकरण यह होता है। यह प्रश्न ज्यादा सरल है, इसमें u शून्य दिया हुआ है, x बराबर हाफ है टी स्क्वायर। यह समीकरण तो ऐसे ही हुआ, y बराबर ax स्क्वायर। यहां x की जगह पे t है और y की जगह पे x है। x t का द्विघात फलन है, x t का द्विघात फलन है, तो जो परवलय बनेगा t शून्य पर x शून्य पर, ऐसे पूरा परवलय थोड़ी बना देंगे हम, धनात्मक समय के लिए ही तो परवलय बनाएंगे। यह कण एक का विस्थापन समय के साथ ऐसे बदल रहा है, एक वक्र परवलय है। जब y x का द्विघात फलन हो तो y x ग्राफ को परवलय कहते हैं, ऐसा पढ़े थे ना हम। तो x t का द्विघात फलन है, x t ग्राफ एक परवलय है। तो कण संख्या 1 का विस्थापन समय के साथ कुछ इस प्रकार बदल रहा है। कण संख्या 2 वो नियत वेग से गति कर रही है, तो वहां तो समीकरण क्या होता है, x बराबर vt। ये तो सरल रेखा है x और t का ग्राफ। तो जो कण संख्या 2 है उसका ग्राफ vt ग्राफ xt ग्राफ एक सरल रेखा है। दोनों प्रारंभ में x = 0 पे, इस बिंदु पर दोनों मिले, मतलब यहां पर दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर हो गया, दोनों का x निर्देशांक बराबर हो गया। अभी कैलकुलेट किया था कि 8 सेकंड के बाद ऐसा होगा। तो t = 8 पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। विद्यार्थियों, इन 3 समीकरणों पर आधारित और भी प्रश्न हम करेंगे, पर अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।